1991 से 2009 तक वज़ीर आज़म इमरान खान शौकत खानम के सबसे बड़े इनफरादी डोनर रहे और शौकत खानम ट्रस्ट की सरमायाकारी स्कीमों के हवाले से फैसला एक्सपर्ट कमेटी करती थी, जिसमें किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं थी। वज़ीर आज़म का बयान हल्फी। वज़ीर आज़म के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दायर हतक इज़्ज़त के केस में अपने दफ्तर से ई कोर्ट के जरिए अदालती कार्रवाई में शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम फंड के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। अगर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए गए तो फलाह बहबूद के काम कौन करेगा? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं, वो सजा से नहीं बच सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। OIC का इजलास पाकिस्तान में मुनक्किद होना खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। इजलास में पूरी दुनिया की तवज्जो अफगानिस्तान पर मरकूज कराने की कोशिश की जाएगी। इत्तलात के वज़ीर ममलकत फरूख हबीब की मीडिया से बातचीत। OIC वज़ीर खारिजा इजलास के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। OIC जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात बहुत मुफीद रही। कोशिश कर रहे हैं कि अफगान अवाम की मदद का जामी तरीक़ाकार बना सकें। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। जब तक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस हल नहीं होते, ग्रे लिस्ट से निकलने में मुश्किलात रहेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से अपील है कि मेगा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएं। कानून इजाज़त दे तो इन केसेस का ट्रायल बराह रास्त मीडिया पर नश्र किया जाए। एहतसाब के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तालीमी इदारों में मौसमी सरमा की तातीलात 3 जनवरी 2022 से शुरू होगी। फैसला तालिब इल्मों की ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए किया गया। अपने बच्चों की वैक्सीनेशन जल्द करवाएं, NCOC ने वालिदैन से अपील की। और आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई और वस्ती इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Apart from helping in the international evacuation efforts, Pakistan has extended all possible support and provision and facilitation of humanitarian relief. Going forward, we believe positive engagement of the international community with Afghanistan is extremely important.
बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नया पाकिस्तान सेहत कार्ड दुनिया का मुनफरिद हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद में पंजाब में जारी अवामी फलाह, समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और बुनियादी सेहत के मनसूबों के जायज़ा इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इतना वसी तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम लेकर आई है। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह के मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने मनसूबों पर तसल्ली का इजहार करते हुए जारी अवामी फलाही मनसूबों को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास को हेल्थ कार्ड और एहसास राशन रियायत प्रोग्राम पर ब्रीफिंग में बताया गया कि आइंदा साल जनवरी से मार्च तक पंजाब के तमाम घरानों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। इजलास को एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत कम आमदन वाले खानदानों को फराहम की जाने वाली सब्सिडी पर पेशरफ्त और इससे तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत के मुतवक्को मुस्बत नताइज के बारे में भी आगाह किया गया। इजलास को कामयाब जवान प्रोग्राम, नया पाकिस्तान हाउसिंग और स्पोर्ट्स ड्राइव, जबकि पाकिस्तान और पंजाब के बड़े शहरों में जारी एहसास कोई भूखा न सोए, लंगर खानों और पनागाहों पर भी आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि मंसूबे दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए खास तौर पर मौसम सरमा में रिलीफ का बाइस बन रहे हैं। इजलास में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ई कोर्ट से अदालती कार्रवाई चलाना एक खुशाइन इक़दाम है। इस कार्रवाई से मुअज़्ज़ज़ अदालत के कीमती वक्त और पैसे दोनों की बचत होती है। वज़ीर आज़म की तरफ से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद अदनान की अदालत में साबिक़ा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के वज़ीर आज़म पर शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट के फंड में गैर शफाफियत, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी कंपनियों के इस्तेमाल जैसे बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात के खिलाफ दायर 10 अरब रुपए के हर्जाने के केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ दायर हतक इज़्ज़त के केस में अपने वकील सेनेटर वलीद इकबाल की मौजूदगी में अपने दफ्तर से ई कोर्ट के जरिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन अदालत इस्लामाबाद में कार्रवाई में शिरकत की। 1 अगस्त 2012 को ख्वाजा आसिफ ने पहले पंजाब हाउस में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ामात लगाए और बाद अज़ां उसी रोज़ शाम को निजी टीवी के प्रोग्राम में इन मनगढ़ंत इल्ज़ामात को दोहराया। वज़ीर आज़म ने बयान हल्फी जमा करवाया जिसमें इन इल्ज़ामात को झूठा, मनगढ़ंत और हतक आमेज़ करार दिया गया। बयान हल्फी में मजीद बताया गया कि 1991 से 2009 तक इमरान खान शौकत खानम के सबसे बड़े इनफरादी डोनर रहे और ये वाज़ेह किया कि शौकत खानम ट्रस्ट की सरमायाकारी स्कीमों के हवाले से फैसला एक्सपर्ट कमेटी करती थी जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं थी। इसके अलावा शौकत खानम की जिन सरमायाकारी स्कीमों के हवाले से ये बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए गए वो मुकम्मल तौर पर बगैर किसी नुकसान के शौकत खानम ट्रस्ट ने वापस वसूल की। वज़ीर आज़म के बयान हल्फी में यह भी वाज़ेह किया गया है कि ऐसे मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात का सहारा लेकर कौमी मीडिया के जरिए आवाम के शौकत खानम ट्रस्ट पर एतमाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। केस की ई कोर्ट के जरिए समाअत पर वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालत की ई कोर्ट से कार्रवाई कोर्ट केसों को वक्त में निपटाने में मुआविन साबित होगी। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट के तारुफ और कार्रवाई कामयाब तरीके से अमल में आने पर अदलिया और हुकूमती इदारे दादे तहसीन के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि शौकत खानम ट्रस्ट पर लोगों का एतमाद कायम है। शौकत खानम ट्रस्ट दुनिया में मुनफरद और वाहिद मुफ्त कैंसर के इलाज का अस्पताल चला रही है। ऐसे फलाही मनसूबे को बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाकर सियासत के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। अदालत से उम्मीद है कि वह ऐसे इल्ज़ामात पर मिसाली फैसला देकर आइंदा के लिए इस रवायत को खत्म करने में मदद करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। अगर इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए गए तो फलाह बहबूद के काम कौन करेगा। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, इत्तलात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब और मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुकदमात की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी सज़ा से नहीं बच सकेंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जो बाकी लोग हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। 17,000 जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से एक एक ट्रांजैक्शन जो है उसको देखा गया और 16 अरब रुपया सिर्फ ये एक फैक्ट्री है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की। मामला अदालत में है और हमें तवक्को दोबारा अदालत से यही है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस के दौरान मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की जा रही।
OIC کانفرنس میں میڈیا کی ساری دنیا سے یہ ریکویسٹ آئی کہ فون بند نہ کیے جائیں، سو کوئی انٹرنیٹ اور موبائل بند نہیں کیے جا رہے، یہ تینوں دن کھلے رہیں گے۔ نمبر سیکنڈ کہ ہفتہ اتوار اور سوار 3 دن چھٹی ہوگی۔ اطلاعات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ OIC اجلاس کا پاکستان میں ہونا خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے۔ اجلاس میں پوری دنیا کی توجہ افغانستان پر مرکوز کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج جو ہے وہ مختلف جو وفود ہیں، مختلف وزراء خارجہ ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کی ایک اہمیت ہے کہ پاکستان اس کانفرنس کو جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ جو ہمارے افغان بھائی ہیں جو وہاں پر ان کو مشکلات درپیش ہیں، اس مشکلات کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا جائے۔ کی لائیو کوریج کی اجازت ہونی چاہیے۔ سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے ثبوت چالان میں پیش کر دیے گئے ہیں، اکاؤنٹس میں کیسے پیسے آئے اور گئے اب کچھ خفیہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے گزارش ہے کہ منی لانڈرنگ مقدمات کی لائیو کوریج کی اجازت ہونی چاہیے۔ بات کریں گے OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس کے حوالے سے۔ پاکستان 19 دسمبر کو اسلام آباد میں افغانستان پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے 17ویں غیر معمولی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں افغانستان میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے پس منظر کے اوپر بات کی جائے گی۔ اجلاس میں افغان عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے علاوہ وہاں تیزی سے بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال، خاص طور پر خوراک کی قلت کے معاملے پر بات کی جائے گی۔ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف ہے کہ افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی برادری مسلسل شمولیت ناگزیر ہے، اور وزراء خارجہ کونسل کی میزبانی افغانستان کے عوام کی حمایت مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی بہترین سفارتی کاوشوں کا مظہر ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس افغان عوام کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے عملی اور ٹھوس اقدامات پر غور کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ پاکستان اور افغانستان OIC کے بانی رکن ہیں۔ OIC کے رکن ممالک اور مبصرین کے وزراء خارجہ کے علاوہ اجلاس میں اقوام متحدہ، بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، روس، جرمنی، اٹلی سے نمائندوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ اجلاس میں افغان عبوری حکومت کی نمائندگی بھی ہوگی۔ OIC وزراء خارجہ کونسل کا پہلا غیر معمولی اجلاس بھی جنوری 1980 میں اسلام آباد میں ہوا تھا، جس میں افغانستان کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا تھا۔ پاکستان نے آخری مرتبہ 2007 میں OIC وزراء خارجہ اجلاس کی میزبانی کی تھی۔ وزراء خارجہ کونسل اجلاس سے قبل اعلیٰ حکام کو اجلاس 18 دسمبر کو ہوگا۔
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास के हवाले से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इस हवाले से OIC सेक्रेटेरिएट के ताउन पर उनके मशगूल हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि OIC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मुफीद रही। कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गान अवाम की मदद का जामे तरीक़ेकार बना सकें। सारे इंतज़ामात हैं वो भरपूर तरीके से किए गए हैं। 90 के लगभग डेलीगेट्स आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मशावरत के ज़रिए कोई ऐसा हम स्पेशल व्हीकल बनाने में कामयाब हो जाएं जिससे कि जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, अवाम है, उनकी मदद के लिए ऐसा इंस्टीट्यूशनल मेकनिज़म इन प्लेस आ जाए जिसके ज़रिए जो मुस्तहिकीन हैं उनको सही इमदाद पर वक्त पहुँचे। इससे पहले वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा किया और एम्बेसडर आफ्ताब खोखर ने वज़ीर ख़ारिजा को एयरपोर्ट पर OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों की सहूलत के लिए किए गए इंतज़ामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारिजा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और वफूद को फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने स्टेट लाउंज और मेहमानों की आमद के काउंटर्स भी देखे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर फौरी काबू नहीं पाया गया तो दहशतगर्द गिरोहों को पनपने का मौका मिलेगा और पिछले 20 साल में अमन व इस्तेहकाम के लिए की गई तमाम कोशिशें मलियामेट हो जाएंगी। आलमी बिरादरी को बावर कराना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में 40 साल के बाद क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई है। इस मौके को ज़ाया नहीं होना चाहिए। वज़ारत ख़ारिजा इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के इख़राज मक़ासद के हवाले से मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान का करीबी हमसाया होने के नाते इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इक़्तिसादी तरजीहात को अमली जामा पहनाने के लिए पुरअमन अफ़गानिस्तान हमारे मफाद में है। उन्होंने कहा कि कासा 1000 ट्रांसनेशनल रेलवे नेटवर्क और दीगर इलाकाई नौइयत के मंसूबों की तकमील के लिए अफ़गानिस्तान का अमन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आलमी बिरादरी की अफ़गानिस्तान से कुछ तवक्कुआत वाबस्ता हैं। आज दुनिया हमारी आवाज़ पर तवज्जो दे रही है और अफ़गानिस्तान की मुआवनत के लिए आमादगी का इजहार कर रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में बैंकिंग सिस्टम की अदम दस्तियाबी के बायस अफ़गानिस्तान के बाहर बैठे हुए लोग ख्वाहिश के बावजूद अफ़गानिस्तान में अपने प्यारों की कोई मदद नहीं कर सकते। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तोहा ने वफ़द के हमरा वज़ारत ख़ारिजा का दौरा किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल OIC को खुशामदीद कहा और मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारिजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तोहा की रहनुमाई में तंजीम मज़ीद फ़ाल होगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान आइंदा साल मार्च में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के 48वें इजलास की मेज़बानी का मुंतज़र है। वज़ीर ख़ारिजा ने सेक्रेटरी जनरल OIC को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और ख़ित्ते के अमन व अमान को दरपेश खतरात से भी आगाह किया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। पच्चीस दिसंबर 25 लाख नकद। BTV ला रहा है एक बार फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। पाकिस्तान की कहानी अजीम इंसानी जज्बों, अक़दार और मिसालों की कहानी है। इसके आम चेहरों वाले खास लोग, जिनमें से हर एक अपनी जगह एक हीरो है, हर एक कहानी है। आप अपनी शॉर्ट फिल्म बजरिया गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक greenbelief@ptv.com.pk पर भेजें। 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स नकद इनाम की हकदार ठहरेंगी और 25 दिसंबर को PTV पर नश्र की जाएंगी। पहला इनाम 11 लाख रुपए, दूसरा इनाम 9 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए। एंट्रीज भेजने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है।
انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے۔ پاکستان 19 دسمبر کو افغانستان پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے 17ویں غیر معمولی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، اور اس اجلاس میں افغانستان میں جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کے پس منظر میں یہ اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں افغان عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے علاوہ وہاں سے کی جو تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے صدف، نہ صرف اس پر بات کی جائے گی بلکہ خاص طور پر خوراک کی قلت کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث آئے گا اس اجلاس کے اندر۔ جی بالکل ایاز، پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی برادری کی مسلسل شمولیت ناگزیر ہے، اور وزرائے خارجہ کونسل کی میزبانی افغانستان کے عوام کی حمایت مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی بہترین سفارتی کاوشوں کا مظہر بھی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس افغان عوام کی انسانی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے گا، اس کے ساتھ ساتھ عملی اور ٹھوس اقدامات پر غور کرنے کا بھی موقع فراہم کرے گا، اور پاکستان اور افغانستان OIC کے بانی رکن ممالک بھی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان 19 دسمبر کو اسلام آباد میں افغانستان پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے 17ویں غیر معمولی اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا نے اگر افغانستان کی مدد نہ کی تو یقینی طور پر افغانستان میں بھوک سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے حالات خاصے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ تمام جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں ان کو بھی اس میں ساتھ ملایا جائے اور افغانستان کے جو صورتحال ہے اس پر بات کی جائے۔ 4 دہائیوں سے جاری خانہ جنگی کے شکار افغانستان کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہاں زیادہ تر خواتین اور بچے جو ہیں اس خوراک کی قلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد سلیمان الجاسیر نے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر اسلام آباد میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں ہم انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے رانا افتخار احمد۔ OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے آمد کے موقع پر اسلام آباد میں PTV نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد سلیمان الجاسیر نے کہا کہ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس افغانستان کے حوالے سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اجلاس میں تمام مسلمان ممالک مل کر افغانستان کی مدد کی کوشش کریں گے۔ The good news has already started. I mean, the fact that we are meeting here with all the ministers of foreign affairs of the Islamic countries is a great sign of commitment and support. We would like Afghanistan to stabilize. We would like all the help necessary to the people. So I wish Pakistan all the best in helping, and I thank the government of Pakistan for hosting this meeting. OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے وفد کا اسلام آباد پہنچنے پر دفتر خارجہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ وفد میں سعودی عرب کے محکمہ افغان امور کے سربراہ پرنس ڈاکٹر عبداللہ بن خالد اور محکمہ پاکستان امور کے سربراہ پرنس جلاوی بن ترکی بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی بھی موجود تھے۔ نائجیریا، سوڈان، بنگلہ دیش، مالدیپ، قطر، انڈونیشیا، ملائیشیا اور OIC کے دوسرے رکن ممالک کے وفود کا بھی نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
नाज़रीन 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान पर इस्लामी ताउन तंजीम पर पाकिस्तान एक गैर मामूली इजलास की मेज़बानी कर रहा है और तमाम इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा मंदुबीन और मगरबी ममालिक के ख़ास तौर पर मंदुबीन इस वज़राए ख़ारजा कौंसिल का हिस्सा होंगे। इसकी कितनी अहमियत है ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से इस तनाजुर में अगर हम इन्हें देखें तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त देने के लिए। सर, कितना अहम समझते हैं ये जो एक मौका आया है इस वक्त अफगानिस्तान के पस मंज़र में पाकिस्तान एक अहम इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है, दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान समझता है कि दुनिया में अफगानिस्तान के बारे में मनफी रवैया इख्तियार किया हुआ है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में और ख़ासकर अभी जो सर्दियाँ है उसमें एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, वहाँ पर फंड्स की बहुत ज़रूरत है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से बड़ा टाइमली ये एक मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और कोशिश है कि कम से कम मुसलमान ममालिक जो है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल से वाकिफ़ हों और उसमें जो मदद कर सकते हैं, क्योंकि मगरबी ममालिक जो है अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के गरीब अवाम को टारगेट करना चाहते हैं और मेरे ख्याल में उनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तान ने बड़ा टाइमली एक मेजर इवेंट का ये बंदोबस्त किया है और इसका एजेंडा सिंगल पॉइंट जो है अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर इनकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए और दुनिया को भी दिखाने के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा पाकिस्तान ने किया है, इनिशिएटिव लिया है और इंशाअल्लाह इसके मुस्बत नताइज निकलेंगे। सही, यहाँ ये बताते चलिएगा कि मुस्लिम उम्मा का कोई भी इज्तिमाई मसला हो या कभी भी किसी मुसलमान मुल्क का कोई भी इनफरादी मसला हो, हमेशा पाकिस्तान ने जो है वो फ्रंट फुट पे आकर अपना किरदार अदा किया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ममालिक में सरफहरिस्त में पाकिस्तान है, क्योंकि एक एतमी कुव्वत है मुसलमानों में और दूसरे भी बड़े ममालिक है जैसे टर्की है या इंडोनेशिया है, लेकिन शायद उनके यहाँ इस तरह का प्रैक्टिस नहीं है कि मुसलमानों को लीड कर सके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है हमेशा और अफगानिस्तान के साथ हमजाई की वजह से पाकिस्तान इसको समझता है अपनी जिम्मेवारी और मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से ये जिम्मेवारी वो निभा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह हमारे साथ मौजूद थे। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने पीटीवी न्यूज़ को अपना वक्त दिया। और सदर जिस तरह भी आप बात कर रही थी कि मुस्लिम उम्मा का इज्तिमाई मसला हो या इनफरादी तौर पर पाकिस्तान ने हमेशा बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है और मुस्लिम उम्मा भी नाज़रीन हमेशा पाकिस्तान के इस किरदार की मोतरफ रही है। जब भी किसी भी बड़े इवेंट की पाकिस्तान ने मेज़बानी की है तो इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने कैमरे की आंख से तमाम तर कार्रवाई अपने नाज़रीन तक जो है वो पहुँचाई है। बिल्कुल इसी तरह है और नाज़रीन आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि ऐसा ही एक मौका 1974 में 22 से 24 फरवरी तक होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुकम्मल कवरेज की। इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के इस वक्त के फरमारवा शाह फैसल मरहूम, मिस्र के अनवार सादात, लीबिया के मोअम्मर क़ज़ाफ़ी, मुत्तहिदा अरब इमारात के शेख ज़ायद बिन नाहियान और फ़लस्तीन की यासिर अरफ़ात समेत इस्लामी दुनिया के तमाम बड़े रहनुमा शरीक थे। पाकिस्तान के इस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इन तमाम रहनुमाओं का इस्तक़बाल किया। ये जो मनाज़िर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, नाज़रीन ये पाकिस्तान टेलीविज़न की उस आर्काइव का हिस्सा हैं जो कि उस वक्त पाकिस्तान ने इस तारीख़ी मौके के ऊपर, यानी कि जब पाकिस्तान ने इससे पहले 1974 में 22 से 24 फरवरी तक होने वाली इस दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी, पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी की थी। उसके विजुअल हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। But in our heart and with all our soul, we wanted to give you the reception of brothers, which you are, and which you have always been, and which you shall always remain. My dear friends and brothers, see the difference today.
Look where we stood 25 years ago and see where we stand today. 25 years ago, we were the objects of ridicule and of humiliation. We were thought to be a poverty-stricken people who would never emerge to assert their rights. And that is why usurpation took place. And that is why injustice of the worst form was perpetrated against Muslim lands and against Muslim people. नाज़रीन 1974 में होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जिसके विजुअल्स इस वक्त आप मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के उस वक्त के फरमारवा शाह फैसल मरहूम, मिस्र के अनवार सादात, लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी, मुत्तहिदा अरब इमारात के शेख ज़ायद बिन नाहयान और फ़लस्तीन के यासिर अरफ़ात समेत इस्लामी दुनिया के तमाम बड़े रहनुमा इसमें शरीक थे। पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन तमाम रहनुमाओं का इस्तक़बाल किया और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के अलावा इन तमाम रहनुमाओं ने लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में नमाज अदा की और शहर के तारीखी मकामात भी देखे। और इस तमाम तर कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल कवरेज जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से की गई थी और पाकिस्तान टेलीविज़न का जो लाहौर मरकज़ है उसने ये तमाम तर कार्रवाई उस वक्त नश्र की जो पूरी दुनिया के अंदर देखी गई और आज उसी की आर्काइव से ये वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात थी। और उसके बाद आज भी अगर हम बात करें, अगर हम आज मौजूद हैं 2021 में, इसमें पाकिस्तान वज़रा ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली जो इजलास है उसको मेज़बानी कर रहा है और यकीनी तौर पर यह भी पाकिस्तान के लिए एक ऐसा एजाज़ है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान पर जमी हुई। जी बिल्कुल, बहुत दुरुस्त कहा आपने। आज आगे बढ़ेंगे और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अमरीकी कांग्रेस ने अफगान जंग में नाकामी की वजूहात और तालिबान की कामयाबी का जामे तज्ज़िया करने के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी दी है। कमीशन मुस्तक़बिल में ऐसी नाकामियों से बचने की हिकमत अमली और तजावीज़ पेश करेगा। ये इक़दाम अमेरिका के 768 अरब डॉलर के उस सालाना दिफाई पैकेज का हिस्सा है जिसकी सेनेट ने बुध के रोज़ 10 के मुकाबले में 89 वोटों से मंजूरी दी थी। इस कमीशन में 16 अरकान होंगे जिन्हें दोनों बड़ी सियासी जमातें नामजद करेंगी और कमीशन को अपनी पहली मीटिंग के बाद 1 साल के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट पेश करने की डेडलाइन जो है वो दी गई है, जबकि 3 साल के अंदर हतमी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी। मज़ीद कौमी खबरों के जानिब नाज़रीन बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिनका पूरे मुल्क में वोट बैंक है। PTI पूरे मुल्क में उम्मीदवार खड़े कर सकती है। इमरान खान ने पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम तोड़ा, नून लीग और PPP ने 30 साल तक हुकूमत की, उन्हें हटाना मुश्किल था। सियासी मंजरनामे के हवाले से ट्विटर स्पेस पर ट्विटर सारिफीन से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि पंजाब में असल मुकाबला PTI और नून लीग के दरमियान होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी और PTI के साथ होगा, बाकी सिर्फ मेहमान अदाकार के तौर पर आएंगे। उनकी कोई हैसियत नहीं। PTI वाहिद जमात है जो पूरे मुल्क में उम्मीदवार खड़े कर सकती है। उन्होंने कहा कि पैनामा केस के बाद सियासत में बड़ी तब्दीली आई। हमने नून लीग को बेनकाब किया। जब भी नवाज शरीफ या मरीम नवाज का केस चला तो इससे पहले कोई ऑडियो या वीडियो टेप लीक हो जाती है जिसका मकसद अदालतों पर दबाव डालना होता है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम तोड़ा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 30 साल तक हुकूमत की, उन्हें हटाना मुश्किल था। और एहतसाब के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील की है कि मेगा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को रोज़ाना की बुनियादों पर सुना जाए। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुलजिम राजी है और कानून इजाज़त दे तो इन केसेस का ट्रायल बराह रास्त मीडिया पर नशर किया जाए। शहजाद अकबर ने कहा कि जब तक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस हल नहीं होते हमें ग्रे लिस्ट से निकलने में मुश्किलात रहेंगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ 16 अरब रुपए के बेनामी ट्रांजैक्शन के केस का चालान पेश कर दिया गया है। मुर्शिद दाखिला का मजीद कहना था कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज ने अपनी कंपनियों के चंद हज़ार रुपए तनख्वाह लेने वाले छोटे मुलाजमीन के नाम पर 2008 से 18 तक दर्जनों अकाउंट खुलवाए और उनमें 17,000 के करीब ट्रांजैक्शंस की और शरीफ खानदान ने FIA के तफ्तीश में किसी भी किस्म का ताउन नहीं किया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के दूसरे बेटे सलमान शहबाज और दामाद अली इमरान को वापस पाकिस्तान लाने के लिए इंग्लैंड के साथ बातचीत की जा रही है। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 3 जनवरी 2022 से शुरू होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ऐलान कर दिया वो इलाके मुस्तस्ना होंगे जहां धुंध या मौसम की शिद्दत ज़्यादा है।
वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर की सदारत में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का जायज़ा लेने के लिए NCOC का इजलास हुआ। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी इजलास में शिरकत की। NCOC के मुताबिक फ़ैसला तालिब इल्मों की ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए किया गया। NCOC ने वालिदैन से अपील की कि अपने बच्चों की वैक्सीनेशन जल्द करवाएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में एक और तारीखी OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें 57 ममालिक के वफूद और वज़ीर ख़ारजा शरीक हो रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मलिक उमर की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में OIC की कॉन्फ्रेंस तामीरी किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अफगानिस्तान के मसले पर हमने कॉन्फ्रेंस की थी। पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर आज़म इमरान खान के क़यादत में 40 साल बाद OIC की फॉरेन मिनिस्टर की तारीखी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो कि 3 दिन जारी रहेगी। ये फैसला किया है कि एक हम टेलीफोन जो है बंद नहीं कर रहे, और सेकेंडली इस्लामाबाद इंतज़ामिया और वज़ारत दाखिला सैटरडे और मंडे को लोकल हॉलीडे डिक्लेयर करती है। तमाम अदारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने मेहमानों का हम ख़ासुल ख़ास ख्याल रखेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनकी खिदमत में और उनकी सिक्योरिटी में कोई किसी किस्म की कसर ना रही जाए। इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सेफ सिटी का दौरा किया और इस्लामी ताउन तंजीम के खुसूसी इजलास के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि गैर मुल्की मंदूबीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए हैं। इस सिलसिले में पाक फौज, सिविल इदारों और एजेंसियों की मदद ली गई है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ारत दाखिला ने 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें वज़ारत और ज़ैली इदारों की कारकर्दगी से आगाह किया गया है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ारत दाखिला की तरफ से साल 2021 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में वज़ारत दाखिला ने नादरा, इस्लामाबाद इंतज़ामिया, पुलिस, FIA, CDA और पासपोर्ट ऑफिस की कारकर्दगी भी जाहिर की है। वज़ारत दाखिला ने 1 साल में 191 मुल्कों के लिए ऑनलाइन वीज़ा का इजरा किया और फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल भी कायम किया। एग्जिट परमिट ऑनलाइन, नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल, CPEC और मेडिकल वीज़ा का इजरा भी किया। वज़ारत दाखिला ने तबलीगी वीज़ा ऑनलाइन का इजरा भी शुरू किया। ममनुआ बोर के असला लाइसेंस रूल्स जारी किए और नेशनल एक्शन प्लान सेक्रेटरीट भी कायम किया ताकि इसके इकदामात का जायजा लिया जा सके। CDA ने वफाकी दारुल हुकूमत में 300 पार्कों की अपग्रेडेशन, 93 ज़िलाई अदालतों की तामीर का आगाज और कैपिटल अस्पताल में इजाफी ब्लॉक की तामीर का आगाज किया और 12 अरब से 10वीं एवेन्यू और 6.7 अरब से IJP रोड की कुशादगी का आगाज किया। वज़ारत दाखिला के ज़ैली इदारे नादरा ने साल 2021 में 5 करोड़ खानदानों की तजदीद व तस्दीक, जायदाद की तकसीम के लिए विरासती सर्टिफिकेट का आगाज किया। साबिका फाटा में खवातीन स्टाफ और बलोचिस्तान में खवातीन सेंटर के क़याम के साथ दीगर मंसूबे मुकम्मल किए। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में 24 घंटों में पासपोर्ट का अजरा, 96 ममालिक से ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत फराहम की गई है। बैरून ममालिक पाकिस्तानी सफारत खानों में 64 अफराद की तैनाती, पासपोर्ट की मियाद 10 साल और फीस आधी कर दी गई है और सूबा सिंध में 13 नए पासपोर्ट सेंटर्स की मंजूरी समेत बेशतर मंसूबों पर काम जारी है। वजारत दाखिला की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक FIA में 1143 नई भर्तियों का आगाज और डिजिटल एक्सपोर्ट की अपग्रेडेशन की गई, जबकि साइबर क्राइम विंग के लिए 500 भर्तियों का अजरा और मरबूत हार्ड मैनेजमेंट सिस्टम का अजरा किया गया, जिससे इदारे की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। साल 2021 में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस में 2000 नई पुलिस एहलकारों की भर्ती का आगाज किया गया और 150 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल ईगल स्क्वाड का आगाज भी किया गया। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी के लिए 28 नाकों और पुलिस चेक पोस्ट का खात्मा किया गया और वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के लिए एयर पेट्रोल यूनिट का क़याम किया गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद ने डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस का अजरा और जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट कायम किया और ट्रैफिक ई चालान का भी आगाज किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के पुलिस के शोधा के लवाहिकीन को 40 करोड़ रुपए के बकाया जात की अदायगी भी की गई। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ आज़म खान स्वाति ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम बुनियादी हुकूक हासिल हैं और उन्हें अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की पूरी आज़ादी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन के साथ 2 इजाफी कोचेस लगाकर क्रिसमस ट्रेन के तौर पर चलाई गई है।
उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तमाम वज़रा गवर्नर पंजाब की तरफ से तमाम मसीही मुलाज़मीन को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि आइंदा बरस तक रेलवे खसारे से निकल जाएगी और इसमें बेहतरी नजर आएगी। आज़म स्वाति ने कहा कि तमाम लोग इदारे के मुलाजिम हैं, अगर कोई रेलवे मुलाजमीन को ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल करेगा तो इसके खिलाफ इदारे के क़वानीन के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार खुशरो बख्तियार से जापान के नए सफ़ीर वोडा मैत्सुहिरो ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान ऑटोमोबाइल, मोबाइल फ़ोन और दूसरे शुबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर खुशरो बख्तियार ने कहा कि आइंदा हफ्ते काबीना नई ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी देगी। नई ऑटोमोबाइल पॉलिसी में मकामी तौर पर ऑटो पार्ट्स की तैयारी और ऑटो पार्ट्स का बरामदी प्लान शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में मोबाइल फ़ोन सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी है। उम्मीद है कि जापान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सनतों में सरमायाकारी को बढ़ाएगा। पार्लिमानी अमूर के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि नौजवान नस्ल मेहनत को अपना शार बनाए ताकि आइंदा वो इस मुल्क की बागडोर संभाल सकें। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज कहूटा में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मजहब हमें तालीम हासिल करने का दर्स देता है। इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की धरती ने वो काम कर दिखाए जो कोई ना कर सका। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि आपका मुस्तकबिल इस मुल्क से जुड़ा है, लिहाजा इसकी सरबुलंदी के लिए मेहनत करें। उन्होंने नौजवान एथलीट्स और उनके असातिज़ा के लिए 50-50 हज़ार रुपये की इमदाद का ऐलान किया। इस मौके पर स्पोर्ट्स इवेंट में कामयाब तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक हफ्ते और सोमवार को इस्लामाबाद में मकामी तातील होगी और तमाम तालीमी इदारे और निजी दफातर बंद रहेंगे। DC हमजा शफकात ने अपने ट्वीट में कहा कि पीर तक मारगला के हाइकिंग ट्रेल्स और पार्क सेक्रेटेरिएट से शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे। और ग्रीन बेल्ट्स की सजावट, सड़कों पर कारपेटिंग, रोड मार्किंग और दिलकश रोशनियां इस्लामाबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही हैं। जी बिल्कुल, और ये सब तैयारियां हैं पाकिस्तान में होने वाले OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास के लिए। शहर को कैसे दिलफरेब बनाया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में OIC का इजलास, शहर को सजा दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से श्रीनगर हाईवे पर खूबसूरत फूलों की बहार, सरीना चौक हो या फिर शाहराए दस्तूर, ग्रीन बेल्ट्स खूबसूरत फूलों से मुज़य्यन नजर आती हैं। दिन को खूबसूरत नजर आने वाली ग्रीन बेल्ट्स शाम होते ही जगमगा उठती हैं। खूबसूरत बरकी कुमकुमों से निकलती रोशनियां इस्लामाबाद को रोशनियों के शहर में तब्दील कर देती हैं। रात में खूबसूरत रोशनियों ने शहर इक़्तिदार के नज़ारों को मजीद दिलकश बना दिया। OIC वज़ीर ख़ारिजा की गैर मामूली कॉन्फ्रेंस इतवार को इस्लामाबाद में हो रही है। कॉन्फ्रेंस की तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास में शिरकत के लिए वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। ज़िला मर्दान खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा शहर है। ये उन 17 अजला में शामिल है जहां 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। जिले की 5 तहसीलों में चेयरमैनशिप के लिए 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। जावेद अख्तर की रिपोर्ट देखिए। जिले की 5 तहसीलों में चेयरमैनशिप के लिए 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। तहसील मर्दान जिले की सबसे बड़ी तहसील होने के नाते यहाँ पर उम्मीदवारों की तादाद सबसे ज्यादा है और तमाम का ताल्लुक बड़ी सियासी जमातों से है। तहसील मर्दान 28 यूनियन कौंसलों पर मुश्तमिल है। इनमें 91 विलेज और नेबरहुड कौंसलें हैं। यहाँ कुल रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 5,50,551 है। तहसील मर्दान जिले की सबसे बड़ी तहसील होने के नाते यहाँ दिलचस्प मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मर्दान की दूसरी बड़ी तहसील तखबाई है। यहाँ से 7 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर वोटरों की तादाद 3,63,183 है, जिनमें मर्द वोटरों की तादाद 2,05,718 जबकि खावतीन वोटरों की तादाद 1,58,119 है। तहसील कटलंग से भी 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ 24 विलेज और 8 नेबरहुड कौंसलें हैं। यहाँ पर वोटरों की तादाद 1,96,606 है। तहसील रुस्तम की बात की जाए तो यहाँ से 6 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। वोटर की तादाद 1,58,785 है, जिनमें मर्द वोटर की तादाद 88,347 जबकि खावतीन वोटर्स 70,438 है। जिला मर्दान की 5वीं तहसील गड़ी कपूरा, जहां 27 विलेज काउंसिल में से कुल वोटरों की तादाद 1,64,104 है। यहाँ पर भी बड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। तमाम उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। शहर शहर गली गली जलसे जुलूसों की गहमा गहमी है। जावेद अख्तर, PTV न्यूज, मर्दान। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में वक्त हुआ चाहता है आज़ान इशा का। आइए आज़ान सुनने की सआदत हासिल करते हैं।
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز اور میڈیکل پروفیشنلز نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا، عبادت اور جہاد سمجھ کر انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 11ویں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے بتایا کہ پنجاب کی 50% سے زیادہ یونیورسٹیاں سولر پر منتقل ہو چکی ہیں، جس سے اب یہ یونیورسٹیاں 10 روپے فی یونٹ بجلی حاصل کر رہی ہیں. گورنر نے فارغ التحصیل طلباء و طالبات پر زور دیا کہ وہ اپنے سینئرز کی طرح محنت، قابلیت اور ذہانت سے ملک و قوم کا نام روشن کریں. اس سے قبل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گونتل نے ادارے کی کارکردگی پر روشنی ڈالی. کانوکیشن کے آخر میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے MBBS اور پوسٹ گریجویٹ طالبات میں گولڈ میڈلز اور اسناد بھی تقسیم کی گئیں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے کہا ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان کا اسکردو کا جلسہ پاکستان کی 12 اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ جلسے سے بھی بڑا تھا. اسکردو شہر کے عوام نے جلسے میں شرکت کر کے وزیر اعظم سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا. اسکردو میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا کہ علاقے میں ترقی کے سنہرے دور کا آغاز ہو چکا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے بہترین موقع ہے. خالد خورشید نے بلتستان کے عوام کا شکریہ جنہوں نے موسم کی شدت کے باوجود وزیر اعظم کا والہانہ استقبال کیا. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ ملک میں سیاحت کے فروغ سے لوگوں کو روزگار ملے گا اور معیشت کا پہیہ چلے گا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی سیاحتی شعبے میں دلچسپی لے رہے ہیں اور صوبے میں سیاحتی مقامات کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے. انہوں نے کہا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے اسکردو کے لیے بھی بین الاقوامی پروازیں کھول دی گئی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے اسکردو کے جلسے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لاہور میں 8 پارٹیاں مل کر بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکی جو ایک پارٹی نے اسکردو میں کیا ہے. ملکہ کوثر مری میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر آصف محمود نے جدید ترین ریفریشمنٹ کلیمپ پارک کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے. TDCP کے قائم کردہ دل فریب اور خوبصورت پارک کی تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شفقت حسین عباسی. خوبصورت اور بے پناہ سہولتوں سے بھرپور گلیم پارک پنڈی پوائنٹ چیئر لفٹ سے ملحقہ بانسرا گلی میں واقع ہے. اپنی نوعیت کے منفرد پارک میں
سیاح قدرتی حسن سے مالا مال خوبصورت نظاروں سے محظوظ ہوں گے۔ پارک کو انتہائی دیدہ زیب انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر آصف محمود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق مری میں سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ تفریحی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید پکنک پوائنٹس قائم کیے جائیں گے۔ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی پہلی ٹورزم پالیسی کے مطابق کہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں تاکہ ایسے ٹورسٹ پوائنٹس جو جن میں پوٹینشیل موجود ہے ان میں بہتر سے بہتر پبلک فیسلٹیز کو ہم انشور کروا سکیں۔ قدرت نے مری کو حسن و جمال سے مالا مال کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ سیاح یہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ سیاحوں اور عوام کو چاہیے کہ مری کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ ہسپتال بہاول نگر میں بھی پناہ گاہ قائم کر دی گئی ہے تاکہ مریضوں کے لواحقین قیام کر سکیں۔ دیکھتے ہیں بہاول نگر سے شیر علی چھینا کی رپورٹ۔ ضلع انتظامیہ نے ڈسٹرکٹ ہسپتال بہاول نگر میں پناہ گاہ قائم کر دی، جس سے اسپتال میں علاج معالجہ کے لیے آنے والے مریضوں کے لواحقین کو سہولت ملے گی۔ کھانے کی سہولت ہے جی، رہائش کی سہولت ہے، کوئی وہاں بندہ آئے 2-4 گھنٹے ٹھہرے، کوئی رات کا بھی قیام کرنا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ جو ہے گھر میں آپ کو 24 آور سہولیات میسر ہوتی ہیں وہی ساری پناہ گاہ میں بھی مہیا کی گئی۔ پناہ گاہ 2 کمروں پر مشتمل ہے، ایک کمرہ مرد حضرات اور دوسرا خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ پناہ گاہ میں قیام کرنے والے افراد کو 2 وقت کا کھانا بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا بہت احسن اقدام ہے، اس اقدام کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بہت عمران خان کا شکریہ جی، بمنڈی تھارا بھی ہے، سمانڈی بھی ہے، کھانا بھی ملتا ہے۔ پناہ گاہ میں قیام کرنے والے افراد کو کھانا اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کے لیے 4 ملازمین کو تعینات کیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پناہ گاہ کے قیام سے سرد موسم میں مریضوں کے لواحقین آرام دہ ماحول میں رہ سکیں گے۔ شیر علی چھینا، پی ٹی وی نیوز، بہاول نگر۔ پنجاب حکومت کسانوں کے لیے زرعی اصلاحات کر رہی ہے۔ پاک پتن میں فصلوں کی گرداوری کو آن لائن سسٹم کے تحت مکمل کر لیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں پاک پتن سے منیر احمد۔ پنجاب میں فصلوں کی گرداوری کو شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم سے منسلک کر دیا گیا۔ پاک پتن میں ریونیو فیلڈ سٹاف نے ڈیجیٹل گرداوری کے اندراج کا عمل مکمل کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر احمد سہیل کیفی کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل سسٹم سے کاشتکاروں کے گرداوری کے متعلق شکایات کا ازالہ ہوگا۔ ضلع پاک پتن اس میں اوورآل لیڈ کر رہا ہے اور ہم فرسٹ پوزیشن پر جا رہے ہیں۔ اس ڈیجیٹل گرداوری کی وجہ سے کسانوں کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ ضلع پاک پتن نے ڈیجیٹل گرداوری کی عملی مشق میں پنجاب کے تمام اضلاع اور تحصیل پاک پتن نے پنجاب کی تمام تحصیلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور گرداوری کو شفاف بنانے کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل ایپ ہے ہماری، اس پہ گرداوری ہو رہی ہے اور جس موقع پہ کی گرداوری ہو رہی ہوتی ہے اس کے جو کوارڈینیٹس ہوتے ہیں، لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ، یہ بھی شیئر ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل گرداوری سے ریونیو اور زراعت سے متعلق معاملات حل کرنے میں آسانی ہوگی اور فرضی گرداوری کے اندراج کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ منیر احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پاک پتن۔ اور شیخ پورہ سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام نے بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے۔ مسیحی برادری کے ساتھ مل کر چرچ کا سنگ بنیاد رکھا اور انہیں کرسمس کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر کرسمس تحائف بھی پیش کیے گئے۔ تفصیل اسلام غازی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام ہمیں پیار، محبت، امن، بھائی چارے اور تمام مذاہب کے احترام کا درس دیتا ہے۔ اسی پیغام کو مد نظر رکھ کر بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے شیخوپورہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام نے مسیحی برادری کے کرسمس پروگرام میں شرکت کی اور چرچ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ ساتھ کرسمس کے حوالے سے بھی مسلم علماء حضرات جو ہمارے دن منا کر تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارکباد کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان ساروں کو جو آسمانی مذاہب ہیں ان ساروں کے عبادت خانوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ذکر کے گہوارے ہیں۔ اسلام اور دیگر مذاہب جو ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ انسان کے اندر لڑائی جھگڑے کو، تکبر کو دور کر دیا جائے۔ مسیحی برادری کے رہنماؤں نے بھی مسلم علماء کرام کی گرجا گھر آمد پر انہیں خوش آمدید کہا۔ چرچ کی بنیاد کی خوشی میں شریک ہوئے، ہم ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کرسچن کمیونٹی ہمارے ساتھ ہر ہماری خوشی غمی میں شامل ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ ہر خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ اور علماء کرام کی جانب سے مسیحی برادری کو کرسمس تحائف اور پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ مسلم مسیحی مذہبی رہنماؤں کا ایک ہی مقام پر اکٹھے ہونا اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک بہترین مثال ہے۔ محمد اسلام غازی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شیخوپورہ۔
नाज़िम मारूफ हिदायतकार और मज़ाही अदाकार कमाल अहमद रिजवी को मदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। कमाल रिजवी की अगर बात की जाए तो उन्होंने अदाकारी की दुनिया में मुनफरिद पहचान बनाई। मज़ाहिया उर्दू ड्रामे अलिफ नून से उन्होंने शोहरत पाई, जिसमें उन्होंने अल्लन का किरदार निभाया था और लाखों पाकिस्तानियों के दिल जीते। ये ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न से मुख्तलिफ अदवार में 4 बार टेलीकास्ट हो चुका है। उन्होंने रेडियो और स्टेज पर भी अदाकारी के जौहर दिखाए। बतौर ड्रामा निगार भी कमाल अहमद रिजवी की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कमाल अहमद रिजवी ने जिन थिएटर और ड्रामों में अपने फ़न का मुजाहरा किया उनमें मिस्टर शैतान, आधी बात, जूलियस सीज़र, खोया हुआ आदमी, ख्वाबों के मुसाफिर, साहब बीबी, चोर मचाए शोर और आपका मुखलिस शामिल हैं। कमाल अहमद रिजवी 17 दिसंबर 2015 को 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे, मगर आज भी वो अपने फ़न की बदौलत परस्तारों के दिलों में जिंदा है। जी नाज़रीन, इसी के साथ ही PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। सदफ अली खान, अयाज असलम और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ हाजिर होते हैं।